गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का थर्ड लेक्चर। याद कीजिए हम लोगों ने पिछले दो लेक्चरों में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। एक बार आइए फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कल के लेक्चर की। कल का जो सेकंड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस हमने बताया था। वन पेयर होता है, टेस्टिस क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, गैमीट का प्रोडक्शन करता है, साथ ही साथ सेक्स हार्मोन का भी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और हमने इसके साइज की भी बात की थी। इसकी साइज कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। कवरिंग की हमने बात की थी, ट्यूनिका वेजिनैलिस आउटर लेयर होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडिल लेयर होती है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा इनर लेयर होती है। इन सब की बात हो गई थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस का हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा था। मैंने बताया था कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है वो मीडियास्टेनम टेस्टिस से टेस्टिस को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इसका जो डोर्सल पार्ट होता है वो छोटा होता है और वेंट्रल पार्ट बड़ा होता है। इसकी जो वेंट्रल पार्ट होती है उसमें कंपार्टमेंटाइजेशन शुरू होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनते हैं। इन टेस्टिकुलर का लोब्यूल्स कितना होता है, 250 होता है। कितना होता है बेटा, 250 होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल का नंबर। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में मैंने बताया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। कितने, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। तो टोटल 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, तो 1 से 3 तो 750 टोटल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गए। क्लियर है। इसके बाद हमने बताया था कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूबुला इरेक्टी, और ये ट्यूबुला इरेक्टी फ्यूज होके एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। और रेटिटेस्टिस आगे जाके ओपन होता है कहाँ, 10 से 12 वासा फ्रेंसिया में। वासा फ्रेंसिया का नंबर कितना होता है, 10 से 12 होता है। क्लियर है। फिर वासा फ्रेंसिया आगे जाके हाईली क्वाल्ड स्ट्रक्चर, टेस्टिस के डॉर्सल साइड पे जो हाईली क्वाल्ड स्ट्रक्चर इपिडाइमिस प्रेजेंट होता है उसमें ओपन होता है। और इपिडाइमिस के बारे में हमने बात की थी, 3 पार्ट, कैपुट, कार्पस और कौडा होता है। और कौडा इपिडाइमिस आके जाके कहाँ ओपन होता है, वास डिफरेंस में। इतनी हम लोगों ने बात कर ली थी। इसका जो इनर लेयर होता है कैप्सूला होता है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जिसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ ब्लड की सप्लाई होती है। और यहीं पे ट्यूनिका जो वेस्कुलोसा होती है, वेस्कुलोसा में ही प्रेजेंट होती है इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि सेक्स हार्मोन एंड्रोजन का सिक्रीशन करती है। और मेन एंड्रोजन कौन होता है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। और ट्यूनिका वेजिनैलिस जो होता है ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसके बीच की जो स्पेस होती है उसको वेजाइनल कैविटी कहते हैं, जिसमें वेजाइनल फ्लूइड भरा होता है जो कि टेस्टिस को जर्क से बचाता है। और अगर ये फ्लूइड बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोसील। क्लियर है। इतनी बात हम लोगों की कल हुई थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या बताया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया डिवाइड होती है 2 पार्ट में। ये सारी बातें हमने समझा दी आपको। देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती है उसके पास 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक सर्टोली सेल्स होता है, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या काम करती है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म को। और स्पर्म का फॉर्मेशन सर्टोली सेल्स में जब मियोसिस होता है स्पर्म बनता है। इन सब चीज़ों की बात हम लोग कल कर चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इपिडाइमिस के 3 पार्ट हमने ये भी अभी बताया आपको। इसका टेम्परेरी स्टोरेज करता है ये स्पर्म का। और दूसरी चीज स्पर्म का मेचुरेशन कहाँ पे होता है, मोटाइल कहाँ पे होती है, स्पर्म इपिडाइमिस में ही। ठीक है। फिर इसके बाद वाश डिफरेंस और यूथ्रा की हम लोगों ने बात की थी। वाश डिफरेंस क्या कैरी करता है, स्पर्म। और यहीं पे इजैकुलेटरी डक्ट भी पाई गई थी। यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर होता है, 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग की हो चुकी थी। यहाँ के आगे अब हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले, याद कीजिए क्या क्या हमने बताया था आपको, बोलिए। हमने आपसे बताया था बेटा कि क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने आपसे बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को कंप्लीट कर लिया। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना था, बोलिए। सबसे पहले एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एसेसरी ग्लैंड। क्या पढ़ना है, एसेसरी ग्लैंड। आइए स्टार्ट करते हैं एसेसरी ग्लैंड को। चलिए एसेसरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा देखिए, सुनिए। एसेसरी ग्लैंड जब हम लोगों ने वहां पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात की थी तो मैंने बताया था एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं। एसेसरी ग्लैंड सबसे पहले एक होता है सेमिनल वेसाइकल, फिर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और फिर होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है, इतने ग्लैंड की बात हुई थी।
स्ट्रक्चर में बार बार आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से ऐसे नॉर्मल देख लीजिए, सिर्फ एक फटाफट रफ डायग्राम। चलिए ये एक रफ डायग्राम समझने के लिए फटाक से बना लेते हैं ताकि अपने को समझना आसान हो जाए। ठीक है, बार बार यही स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। सुनिए, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि कितने पेयर होते हैं अपने पास सेमिनल, मैंने कहा एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है सेमिनल वेसाइकल। कौन सा आता है? सेमिनल वेसाइकल। और सेमिनल वेसाइकल के बाद अपने पास कौन से आते हैं? यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन कौन से? प्रोस्टेट ग्लैंड और एक होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर आपके पास बार बार मैंने बनाई है, आपके पास ये स्ट्रक्चर होगा भी। ठीक है, ये बार बार उसी चीज को बताना है, आप समझ जाएंगे खुद ही। ठीक, चलिए एसेसरी ग्लैंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा? सेमिनल वेसाइकल की बात करेंगे हम लोग। किसकी? सेमिनल वेसाइकल। और सेमिनल वेसाइकल के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद हम लोग पढ़ेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में ये तीन चीजें हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज बात करते हैं हम लोग सेमिनल वेसाइकल की। देखिए सेमिनल वेसाइकल की बात करें तो सबसे पहले सबका फटाफट नंबर बोल दीजिए बेटा, कि नंबर सबके कितने होंगे। ये नंबर बोलिए फटाफट, ये आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार बता चुका हूं, वही चीज बार बार मैं बता चुका हूं। मैंने बताया सेमिनल वेसाइकल कितने होते हैं? ये 1 पेयर होते हैं। इनकी नंबर कितनी है? 1 पेयर होते हैं, यानी कि टोटल कितने सेमिनल वेसाइकल? 2 सेमिनल वेसाइकल होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें कितना होता है? ये सिंगल होता है, याद करो। ये देखो बेटा, ये सिंगल यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो ग्लैंड दिख रही है उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, सिंगल होती है। फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी कितनी होती है? 1 पेयर होती है। कितनी होती है? 1 पेयर। ये नंबर्स की बात हम लोगों ने पहले ही कर ली थी। ठीक है, अब इसके बाद आता है इनके लोकेशन का। ये पाए कहां पे जाते हैं? तो सबसे पहले लोकेशन की अगर बात करें तो देखिए लोकेशन में सेमिनल वेसाइकल कहां पे होता है? सेमिनल वेसाइकल यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है। कहां पे? बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। कहां पे बताया हमने? सेमिनल वेसाइकल जो होता है ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा पे। कहां पे? फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, यानी कि जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है वो इसी की वजह से नाम आता है। किसके वजह से? प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से उसका नाम आता है। क्लियर है? और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है? आइदर साइड ऑफ पेनाइल यूरेथ्रा, यानी कि पेनाइल यूरेथ्रा के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? ये इनके लोकेशन की बात हुई। क्लियर? इतना आप सब जान चुके हैं, मैं बार बार बता चुका हूं। इसमें बहुत ऐसा कुछ दिमाग लगाने वाली चीज हमने नहीं बताई है। ये मैंने बार बार बताया है, कौन कहां पे पाए जाते हैं, किसके नंबर कितने होते हैं, ये हम लोग पहले दिन से ही जानते आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या सिक्रीशन करेंगे। तो इनके सिक्रीशन की बात करें, देखिए सिक्रीशन की बात करते हैं। ये सेमिनल वेसाइकल जो होता है ये क्या सिक्रीट करेगा? बोलिए, सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करेगा। क्या? ये सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करेगा। और ये जो सेमाइनल फ्लूइड होते हैं बेटा, इसमें क्या क्या पाए जाएंगे? तो सबसे पहली चीज सेमाइनल फ्लूइड में क्या पाया जाएगा? फ्रक्टोज। क्या पाया जाएगा? फ्रक्टोज पाया जाएगा। और साथ ही साथ क्या पाया जाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। क्लियर है? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन और फ्रक्टोज 2 चीजें पाई जाएंगी यहां पे। किसके सिक्रीशन में? बोलिए, जब
सिक्रीट करेगा सेमाइनल फ्लूइड, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन उसमें पाई जाएंगी। अब प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसमें सिट्रिक एसिड भी मिलता है। क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड। इसीलिए अगर इसके सिक्रीशन की बात करें तो सेमाइनल ग्लैंड से जो सिक्रीशन होती है या सेमाइनल वेसिकल से जो सिक्रीशन होती है वो कैसी होती है? बोलिए एल्केलाइन होती है। कैसी होती है ये? एल्केलाइन होती है। एल्केलाइन होने का मतलब इसका पीएच कितना होता है? 7.3 से 7.5 होता है। कैसा होता है? स्लाइटली एल्केलाइन होता है। स्लाइटली एल्केलाइन का मतलब 7.3 से 7.5 होता है। अगर इसमें सिट्रिक एसिड पाया गया, क्या पाया गया? सिट्रिक एसिड पाया गया। इसीलिए कहते हैं कि इसकी जो सिट्रिक एसिड वजह से जो इसकी पीएच होती है वो कैसी होती है? स्लाइटली एसिडिक होती है। कैसी होती है? स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक सिक्रीशन करता है और स्लाइटली एसिडिक का मतलब इसका हो जाएगा 6.3 से 6.8 तक। क्लियर है? थोड़ी सी एसिडिक होती है, 6.3 से 6.8 तक इसका पीएच होता है। अब बात आती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की, तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो सिक्रीशन करता है उसका पीएच भी कैसा होता है? एल्केलाइन होता है। कैसा होता है? एल्केलाइन होता है। क्योंकि अगर ये एल्केलाइन नहीं होंगे तो एसिडिटी अगर बढ़ती जाएगी तो ये पेनाइल यूरेथ्रा में अगर एसिडिटी बढ़ी तो स्पर्म की डेथ हो जाएगी। क्लियर है? अब समझिए, ये सिक्रीशन कर रहा है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल बात करें बेटा, ये सीमेन का कितना पार्ट बनाता है? बात आती है सीमेन में कितना पार्ट बनाता है, तो 60 से लेकर 70% पार्ट बनाता है सेमाइनल वेसिकल सीमेन का, और बाकी 20 से लेकर 30% तक बनाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। कितना? 20 to 30% अपना सिक्रीशन देता है सीमेन में प्रोस्टेट ग्लैंड। बाकी बचा हुआ जो पार्ट होता है वो कौन देता है? बोलिए, लगभग 1 से लेकर 2% तक कौन? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? बहुत ज्यादा सिक्रीशन इसका नहीं होता है। ठीक है, या यूं कह सकते हो 5% या 10% तक मान लो। ठीक है, चलो ठीक है, नियर अबाउट 10% तक इसका सिक्रीशन क्या बनाता है? सीमेन बनाता है। अब ध्यान से सुनिए, मैंने बताया कि जो सेमाइनल वेसिकल होता है इसमें क्या क्या सिक्रीट होते हैं? फ्रक्टोज सिक्रीट होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं। क्या बताया? एक फ्रक्टोज भी सिक्रीट होता है और एक प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन भी सिक्रीट होता है। तो फ्रक्टोज, याद रखना बेटा, पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाएगा? ये सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन में पाया जाएगा। क्या बताया हमने? कि फ्रक्टोज का सिक्रीशन हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कहां पे होगा? सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन में। इसके अलावा हमारी बॉडी में कहीं पे भी नहीं पाया जाता। क्लियर है? अब फ्रक्टोज अगर हमारी बॉडी में और कहीं नहीं पाया था, देखिए इसका फायदा क्या होता है। जब बेटा फोरेंसिक टेस्ट होता है, जब भी किसी फीमेल का रेप होता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो आपने सुना होगा कि फोरेंसिक टीम आ रही है फोरेंसिक टेस्ट करने के लिए, है ना? क्या बताया हमने कि फोरेंसिक टीम आ रही है, फोरेंसिक टेस्ट करेगी। इसका मतलब वो क्या चेक करते हैं? उसमें ये लोग यही चेक करते हैं कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में फ्रक्टोज की प्रेजेंस है कि नहीं। क्यों? क्योंकि होगा क्या, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, जब मेल और फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो बेटा सीमेन थोड़ा बहुत फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में गया ही होगा। ठीक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत गया ही होगा सीमेन। तो उसी सीमेन में क्या पाया जाता है बेटा? फ्रक्टोज। अगर फ्रक्टोज का प्रेजेंस फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में है तो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, और अगर फ्रक्टोज नहीं है तो उसके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं माना जाता। यही फोरेंसिक टेस्ट में चेक किया जाता है। क्लियर है? तो फ्रक्टोज का सिक्रीशन मैंने बार बार बता रहा हूं मैं कि फ्रक्टोज सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाएगा? हमारे सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन में। इसके अलावा हमारे पूरे बॉडी में कहीं पे भी नहीं पाया जाता। क्लियर है? अब सुनिए, नेक्स्ट आता है यहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो होता है बेटा, ये रिवर्स पेरिस्टालसिस काज करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में।
कहां बताया? फीमेल वेजाइना में जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन सीमेन के साथ जाता है तो ये क्या करता है, वहां पे रिवर्स पेरिस्टाल्सिस कराता है। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस का मतलब होता है स्पर्म को अपवर्ड मूव कराता है। कहां ले जाता है? स्पर्म को अपवर्ड मूव कराता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन अगर स्पर्म में नहीं होगा तो ये कभी भी स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में वेजाइना से कभी भी फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर है? ये हुआ प्रोस्टाग्लैंडिन। फिर आता है यहां पे इसका जो सिक्रीशन होता है सेमाइनल वेसिकल का, वो एल्कलाइन सिक्रीशन होता है। एल्कलाइन सिक्रीशन क्यों होता है? सुनिए, एल्कलाइन सिक्रीशन इसलिए होता है इसका सेमाइनल वेसिकल का पीएच, क्योंकि अगर ये एल्कलाइन पीएच नहीं होगा तो पेनाइल यूरेथ्रा की एसिडिटी को कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। पेनाइल यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है, यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है। क्यों? क्योंकि बेटा याद कीजिए, ये क्या है? यूरेथ्रा है। बोलिए, ये क्या है? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से क्या पास होती है? यूरिन। क्या पास होती है? यूरिन पास होती है। और यूरिन क्या होता है बेटा? एसिडिक होता है। कैसा होता है? यूरिन एसिडिक होता है। और अगर स्पर्म डायरेक्ट अगर यूरेथ्रा में आ गया और ये सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन अगर उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा तो ये यहीं पे स्पर्म की डेथ हो जाएगी। क्लियर है? एसिडिक मीडियम के कारण स्पर्म की डेथ यूरेथ्रा में ही हो जाएगी। इसके बाद जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाएंगे, जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ मेल और फीमेल का, तो क्या होगा? ये स्पर्म कहां चले जाएंगे? स्पर्म जाएंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंटर करेंगे। और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो वेजाइना का पीएच होता है बेटा, वो हाईली एसिडिक होता है। वेजाइना का जो पीएच होता है वो हाईली एसिडिक होता है। और वहां क्यों हाईली एसिडिक होता है? क्योंकि वहां पे ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड में, और सिट्रिक एसिड का मतलब एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वेजाइना का पीएच बहुत ज्यादा हाई होता है। और अगर स्पर्म के अंदर ये एल्कलाइन फ्लूइड नहीं होगा तो वहां के पीएच को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा कोई। और अगर वेजाइना का पीएच न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहले से पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। क्लियर है? ये बात हुई इस पे। फिर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। स्लाइटली एसिडिक इसलिए होता है बेटा क्योंकि यहां पे सिट्रिक एसिड इसके सिक्रीशन में पाया जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा एसिडिक होता है। क्लियर है? सिट्रिक एसिड के साथ साथ यहां पे एक और चीज सिक्रीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन। ये देखिए फाइब्रिनोलाइसिन का क्या काम होता है? मैंने बताया प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में सिट्रिक एसिड भी हैं और फाइब्रिनोलाइसिन भी हैं। फाइब्रिनोलाइसिन जो है ये स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करती हैं या एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। फाइब्रिनोलाइसिन स्पर्म के मिडिल पार्ट में पाई जाती है जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है स्पर्म में। जो हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो वहां पे देखेंगे ये फाइब्रिनोलाइसिन क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और अगर स्पर्म में एनर्जी नहीं होगी तो स्पर्म कैसा नहीं होगा? मोटाइल नहीं होगा। और अगर स्पर्म मोटाइल नहीं होगा तो फैलोपियन ट्यूब में जाकर ये हालत फैलोपियन ट्यूब में पहुंच ही नहीं पाएगा, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बावजूद फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इसलिए स्पर्म का मोटाइल होना बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है बल्बोइथ्रल ग्लैंड जिसका नंबर 1 होता है, 1 पेयर होता है। ये यूरेथ्रा के पेनाइल यूरेथ्रा के दोनों साइड पे पाया जाता है। इसका जो सिक्रीशन होता है वो क्या होता है? एल्केलाइन होता है। इसका जो सिक्रीशन होता है एल्केलाइन होता है। अब सुनिए इसका क्या काम होता है? सेम जो काम इस एल्केलाइन ने किया वही काम इस ये एल्केलाइन भी करेगा, बल्बोइथ्रल ग्लैंड भी। तो बल्बोइथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होगा ये क्या करेगा? पेनिस को ल्यूब्रिकेट करेगा। क्या करेगा? पेनिस को ल्यूब्रिकेट करेगा ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन। जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होगा या जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उस समय पेनिस को ल्यूब्रिकेट करने का काम किसका होता है? बल्बोइथ्रल ग्लैंड का। और बल्बोइथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन जो है अगर ये सीक्रेट नहीं हुआ तो पेनिस ल्यूब्रिकेट नहीं होगा। क्लियर है? और लुब्रिकेट होने के साथ साथ ये क्या करता है? यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन का भी काम करता है।
तो यूरेथ्रा की एसिडिटी को कौन कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? एक तो सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन और एक बल्बोइथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन। ये दोनों यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे और साथ साथ ये जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंटर करेंगे तो वहां जाके वेजाइना के पीएच को भी न्यूट्रलाइज करेंगे। मैंने आपको बताया वेजाइना का पीएच बहुत ही हाई होता है। क्लियर है बात? अरे बोल मेरे लाल, कोई डाउट यहां तक? जितनी चीजें हमने बताई यहां पे, सबसे पहली चीज पेयर की बात की, लोकेशन की बात की, ये सारी चीजें आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो। जब पहले दिन हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था वहां से आप ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हो। क्या क्या नंबर की बात हमने पहले ही दिन की थी, याद कीजिए। जब हम लोगों ने एसेसरी ग्लैंड की बात की थी मैंने बताया था स्ट्रक्चर, जिसको भी ना याद आए वो फर्स्ट लेक्चर खोल के देख सकता है। क्लियर है? कितना होता है? 1 पेयर होता है। ये सिंगल होता है बट ये लार्ज होता है। एक चीज याद रखना बेटा सभी लोग कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये लार्ज होता है, सिंगल होने के साथ साथ ये लार्ज होता है। अब एक चीज प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? एक चीज याद रखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप लोगों ने पढ़ा था, देखिए चलिए, जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग लीवर पढ़ेंगे, हालांकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8, 9 से ही अब बायोलॉजी आ जाती है आपके सिलेबस में। देखिए ये होती है लीवर, ठीक है। लीवर जो होती है सिंगल होती है, लेकिन इसके अंदर 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। एक होता है लेफ्ट लोब, एक होता है राइट लोब। क्या बताया? लीवर जो होता है ये सिंगल होता है, लेकिन इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एक लेफ्ट लोब एक राइट लोब। सेम उसी तरह प्रोस्टेट भी सिंगल होता है, लेकिन प्रोस्टेट के अंदर 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। कितने लोब्स? 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में कहीं नहीं पूछा था, इसलिए आपको जानने की जरूरत बहुत नहीं है, बस मैंने बता दिया आपको। क्लियर है? छोड़िए, लीवर को यहां जानने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि लीवर ये टाइम काटने वाली चीज है यहां पे। ठीक है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर आएगा तब वहां देखेंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने किसको पढ़ा? एसेसरी ग्लैंड के बारे में। अब एसेसरी ग्लैंड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? देखिए, एसेसरी ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन होता है, सभी के सिक्रीशन को मिला के बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? ये सिक्रीट करता है सीमेन। अब देखिए बेटा, सीमेन क्या होता है? सीमेन जो होता है बेटा, सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन और बल्बोइथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन, ये सारी चीजें मिलके बनाती हैं सेमाइनल फ्लूइड या फिर सेमाइनल प्लाज्मा, या उसी को हम लोग कहते हैं, अभी थोड़ी देर पर बाद आएगा सीमेन। ठीक है, तो सीमेन क्या होगा वहां हम देखेंगे कि सीमेन होगा स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड। क्या बताया हमने? स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड आगे चल के क्या बनाएंगी? सीमेन बनाएंगी। तो सिक्रीट करती हैं सेमाइनल फ्लूइड, या फिर इसी कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। क्लियर है? अब थोड़ी देर में आप समझेंगे सीमेन क्या होता है। ठीक है, ये एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन सेमाइनल फ्लूइड या सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं इसको। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके आगे, जिसको बोलेंगे अब हम लोग सीमेन। आइए स्टडी करते हैं अब सीमेन के बारे में। चलिए सीमेन के बारे में स्टडी करते हैं। सीमेन होता क्या है बेटा? अभी हमने आपको बताया कि सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा क्या है बेटा? कि जो हमारे एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन होगी उसी को हम लोग बोलेंगे सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे यहां पे सेमाइनल प्लाज्मा की। और एक बात करेंगे हम लोग स्पर्म की।
ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म की अब हम लोग यहां पे बात करेंगे। देखिए सेमाइनल प्लाज्मा, सबसे पहली चीज इसके सिक्रीशन की बात करने तो कहां से सिक्रीट होता है बेटा, सिक्रेटेड बाय एसेसरी ग्लैंड। कहां से बेटा, एसेसरी ग्लैंड से, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जो मेल की एसेसरी ग्लैंड होती है उसी से सिक्रीट होती है सेमाइनल प्लाज्मा। और ये सेमाइनल प्लाज्मा जो कंट्रोल होता है, सेमाइनल प्लाज्मा को मेंटेन कौन करता है, एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा, एंड्रोजन हार्मोन इसको कंट्रोल करके रखता है। अब सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या था आप जान गए हैं, मैंने आपको अभी बता दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन, फाइब्रोलाइसिन, सिट्रिक एसिड, फ्रक्टोज, ये सारी चीजें कहां पाई जाएंगी, सेमाइनल प्लाज्मा में। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्पर्म। स्पर्म की बात करें बेटा तो सुनिए कुछ चीजें फटाफट। देखिए स्पर्म एक बार इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं। मैंने क्या बताया कि एक बार इजैकुलेशन होने पर 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं। ठीक है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन में इजैकुलेट होते हैं। ठीक है, ये तो हुई इजैकुलेशन की बात। अब इसकी बात करते हैं स्पर्म जो होती है, स्पर्म की थोड़ा सा शेप और साइज की बात करें तो देखिए स्पर्म सिक्रेट कहां से होता है, चलिए स्पर्म सिक्रेट कहां से होता है बेटा, तो टेस्टिस से। कहां से, टेस्टिस से, क्योंकि टेस्टिस में इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसके स्पर्म की लाइफ स्पान की बात करें फीमेल के अंदर तो ये 12 से लेकर 48 घंटे तक होती है। कितना, 12 to 48 आवर्स। ठीक है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जब स्पर्म जाता है तो वहां पे उसकी लाइफ स्पान कितनी होती है, 48 आवर्स। कहां पे होती है बेटा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। ठीक है, जब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ये जाती है स्पर्म तो इसका लाइफ स्पान कितना होता है, 12 से 48 घंटे। अगर 12 से 48 घंटे के अंदर अंदर अगर ओवा से इसका मिलाप हो गया तो ये एक को फर्टिलाइज कर देगा, ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, और अगर नहीं मिल पाया तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। क्लियर है। चलिए सबसे पहले इसकी लाइफ स्पान की अब हम लोग बात करें। अब इसकी बात करें हम लोग, हमारी एनसीईआरटी की बात करें तो हमारी एनसीईआरटी कहती है स्पर्म में 60% नॉर्म, हमारे जो स्पर्म होते हैं, जितने भी स्पर्म इजैकुलेट होते हैं उनमें 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए। कितना, नॉर्मल शेप और साइज 60% होने चाहिए, और उसमें से 40% के अंदर विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं। Sperm should have 60% normal shape and size and 40% vigorous motility। चलो क्या बताया हमने, स्पर्म जो है उसके बाद शुड हैव 60% नॉर्मल एंड शेप एंड साइज के होने चाहिए, और उसमें से 40% विगरस मोटिलिटी के होने चाहिए। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सीमेन की बात कर रहे हैं तो इसमें सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए हमने बनाया ये एक, हमने आइडिया लिया है, हमने कहा ये स्पर्म 100 है। कितने स्पर्म लिए हमने, 100 स्पर्म लिए हुए हैं, या यूं कह लो स्पर्म कितने हैं, 100% स्पर्म लिए हुए हैं। ठीक है, तो 100% स्पर्म में एनसीईआरटी हमारी कहती है कि जितने भी स्पर्म सिक्रेट हुए उसमें से 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, मिनिमम, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 60% की बात कर लेते हैं।
ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये 40% का पार्ट है, ये नॉर्मल शेप एंड साइज का हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये कितने हैं 60%, तो ये कितने कैसे होने चाहिए बेटा, नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा वरना नहीं होगा। तो ये तो बात हुई नॉर्मल शेप एंड साइज की 60% की, लेकिन इसमें ये जो 60% है, इस 60% में से 40% कैसे होने चाहिए, विगरस मोटिलिटी के होने चाहिए। कितने बेटा 40% ऐसे स्पर्म हो जिसके पास मोटिलिटी हो, और कैसी हो, विगरस मोटिलिटी, यानी अच्छी मोटिलिटी होनी हो, क्योंकि स्पर्म जो होता है, स्पर्म का जो मूवमेंट होता है बेटा वो रैंडम मूवमेंट होता है। स्पर्म जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है तो वो रैंडम मूवमेंट करते हुए जाता है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, रैंडम मूवमेंट करते हुए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंटर करते हैं। क्लियर है। और अगर 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के नहीं हुए तो पहली चीज तो ये वहां तक फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाएंगे, और 40% के पास मोटिलिटी नहीं हुई तो बेटा ये आधे रास्ते में ही इनकी डेथ हो जाएगी। क्यों, वेजाइना में एंट्री करने के बाद इतने ज्यादा वहां की एसिडिटी होती है, हालांकि उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है हमारे सेमाइनल प्लाज्मा से। सेमाइनल प्लाज्मा जो सेमाइनल वेसिकल और बल्बोइथेरल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होती है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, लेकिन अगर मोटिलिटी ही नहीं होगी तो वो पहुंचेगा कैसे, एनर्जी ही नहीं होगी, मोटाइल ही नहीं होगी तो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो डेथ हो जाएगी। तो इसलिए सीमेन के अंदर जो पाया जाने वाला स्पर्म है उसमें मिनिमम 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए और 40% कैसे होनी चाहिए, विगरस मोटिलिटी के होने चाहिए। क्लियर है। ये बात हुई हमारी सीमेन की। तो क्या बताया हमने, स्पर्म 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन में निकलते हैं। ठीक है, स्पर्म निकलते कहां से हैं बेटा, टेस्टिस से। लाइफ स्पान कितनी होती है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, 12 से लेके 48 घंटे तक। इस दौरान अगर इसके बीच एग या ओवम मिल गया तो फर्टिलाइजेशन करेंगे, वरना इनकी डेथ हो जाएगी। क्लियर। अब इसके हम लोग मोटिलिटी की बात कर रहे हैं या शेप एंड साइज की, तो 60% में नॉर्मल शेप एंड साइज और 40% के पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। क्लियर है, ये हमने आपको समझाया कैसे होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक। चलिए, ये बात हुई हमारी सीमेन की। अब सीमेन के आगे, अब हम लोग इसके आगे अब पढ़ेंगे यहां पे क्या, आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। स्पर्म की कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशन को फटाफट देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, स्पर्म को निकलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्म काउंट कम होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी। पहली जो टर्मिनोलॉजी है बेटा वो है स्पर्मिएशन। क्या है, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, बोलिए। इजैकुलेशन ऑफ टेस्टिस फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहां से, स्पर्म टेस्टिस से, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अगर इजैकुलेट हो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। स्पर्म इजैकुलेट फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अगर स्पर्म इजैकुलेट हो तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। और जैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये इजैकुलेट होगी, ये कहां आ जाएगी, बोलिए, ये आ जाती है रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया और इपिडाइमिस में, है ना। इपिडाइमिस का क्या काम होता है, याद कीजिए, मैंने कल बताया था टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। क्या बताया था कि इपिडाइमिस टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म करता है। तो स्पर्मिएशन होने के बाद स्पर्म कहाँ स्टोरेज होते हैं, आके इपिडाइमिस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन। क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन। और इजैकुलेशन का मतलब होता है बेटा, इजैकुलेशन, ठीक है, स्पर्म का ह्यूमन बॉडी से बाहर आना कहलाता है इजैकुलेशन। ठीक है, स्पर्म सिक्रेटेड फ्रॉम
ह्यूमन बॉडी या मेल जेनिटल ट्रैक्ट से बाहर आने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? बोलिए। इसको बोलते हैं हम लोग इजैकुलेशन। सबकी टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। स्पर्मिएशन, स्पर्म कहां से निकल रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल रहा है। और इजैकुलेशन का मतलब होता है स्पर्म कहां से निकल रहा है? बोलिए, ह्यूमन बॉडी से। तो ठीक है, इसको बोलते हैं लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी। क्लियर है? यहां हमने स्पर्म इजैकुलेशन नाम दिया है, उसको आप बदल लीजिए क्योंकि यहां भी इजैकुलेशन है तो वो थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा, इसलिए यहां पे आप इसको भी क्या लिबरेशन ही कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको लिबरेशन ऑफ स्पर्म नाम दे दीजिए। लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। और इजैकुलेशन का मतलब स्पर्म कहां? मेल बॉडी से बाहर आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेशन। क्लियर है? नेक्स्ट आती है इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, इंसेमिनेशन का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्लियर है? सबका मतलब समझ में आया? अलग अलग देख बेटा, सब चीजों का मतलब अलग है, इसको याद रखिएगा क्योंकि कुछ लोग हर समय इजैकुलेशन ही नाम बोलते हैं, तो सब जगह से निकलने के प्रोसेस को अलग अलग बोलते हैं। जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकलेगा तो उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन, और मेल बॉडी से बाहर चला जाए उसको बोलेंगे इजैकुलेशन। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए इसको बोलेंगे इंसेमिनेशन। क्लियर है? अब देखिए यहां पे थोड़ा सा कुछ एबनॉर्मलिटीज के बारे में जान लीजिए कि क्या होती है एबनॉर्मलिटी। आइए एबनॉर्मलिटी के बारे में जानते हैं। एक होती है एबनॉर्मलिटी ओलिगोस्पर्मिया। क्या होती है? ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है? सुनिए, अभी हमने क्या पढ़ा? स्पर्म के काउंट को पढ़ा। स्पर्म काउंट कितना होता है बेटा? 200 to 3 मिलियन। ठीक है, स्पर्म काउंट हमने पढ़ा 200 to 300 मिलियन होता है। ठीक है, और कितना? ये पर इजैकुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ओलिगोस्पर्मिया का मतलब स्पर्म काउंट लेस देन नॉर्मल। स्पर्म काउंट लेस देन नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल काउंट से अगर स्पर्म कम हो जाए, यानी कि 20 मिलियन से अगर कम हो जाए तो इसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। किसी के अंदर बेटा स्पर्म काउंट नॉर्मल से कम हो जाएगा, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि 20 मिलियन से कम हो गया स्पर्म का लेवल। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया। अब एजोस्पर्मिया क्या होती है ये समझिए। देखिए अभी हमने आपको बताया था सीमेन, थोड़ी देर पहले हमने बताया था सीमेन। सीमेन क्या था बेटा? सेमाइनल प्लाज्मा और प्लस स्पर्म को मिला के हम लोग बोलते हैं सीमेन। और एजोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है? एजोस्पर्मिया में हम लोग बोलते हैं सीमेन जो है, स्पर्म जो है, सॉरी, सीमेन के अंदर स्पर्म एब्सेंट हो, इस कंडीशन को बोलते हैं एजोस्पर्मिया। ठीक है, स्पर्म एब्सेंट है किसके अंदर बेटा? सीमेन में। अगर सीमेन में स्पर्म एब्सेंट हो जाए तो इस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं एजोस्पर्मिया। अब एजोस्पर्मिया के बाद दो चीजें और आती हैं, एक होता है बेटा इनफर्टाइल और एक होता है इम्पोटेंस।
क्या क्या, एक इनफर्टाइल और एक इंपोर्टेंस, ये दो केस आते हैं, उसको भी समझ लीजिए। इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है, सुनिए। देखिए, इनफर्टाइल का मतलब होता है कि जब स्पर्म फर्टिलाइज एग को ना कर पाए। मैंने क्या बताया, जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज ना कर पाए, इस कंडीशन को बोलते हैं इनफर्टाइल। ठीक है, स्पर्म नॉट फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज द एग। एग मतलब स्पर्म के अंदर एग को फर्टिलाइज करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, इस कंडीशन को बोलेंगे इनफर्टाइल। और देख बेटा, इनफर्टाइल अगर मेल है तो वो क्वाइटस कर सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है, लेकिन स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि मेल ये स्टेराइल है, नहीं, मेल क्वाइटस कर सकता है, मेल स्पर्म भी इजैकुलेट करेगा, लेकिन उस स्पर्म में इतनी मोटिलिटी या उतनी नॉर्मल शेप एंड साइज नहीं है कि एग को फर्टिलाइज कर पाए। क्लियर है। नेक्स्ट आती है इंपोर्टेंस। क्या आता है बेटा, इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस में क्या होता है, इस केस में इरेक्शन ऑफ पेनिस नहीं हो पाता। इंपोर्टेंस के केस में क्या होता है बेटा, पेनिस का इरेक्शन नहीं होता है, और अगर पेनिस का इरेक्शन नहीं होगा तो मेल क्वाइटस नहीं कर सकता, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, लेकिन क्वाइटस नहीं कर पाएगा। क्लियर है। तो इंपोर्टेंस के केस में क्या होगा बेटा, बोलिए, अनेबल टू इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है, अनेबल टू इरेक्शन ऑफ पेनिस, यहां पे पेनिस इरेक्ट नहीं होगा, इस कंडीशन को बोलेंगे इंपोर्टेंस। ये सारी टर्मिनोलॉजी हैं, ये आपको याद करके रखनी है, क्योंकि ये बीच बीच में कहीं ना कहीं आती रहेंगी। स्पर्मिएशन का मतलब क्या बताया हमने, स्पर्म जब लिबरेट होंगे कहां से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। स्पर्मिएशन, मेल बॉडी से निकले, इजैकुलेशन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिए जाए, इंसेमिनेशन। ठीक है, फिर हमने आपको कुछ एबनॉर्मलिटी बताई, ओलिगोस्पर्मिया, अगर स्पर्म का काउंट लेस देन नॉर्मल हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया। और एजोस्पर्मिया, स्पर्म अगर सीमेन के अंदर एब्सेंट हो, एजोस्पर्मिया बोलेंगे। इनफर्टाइल का मतलब स्पर्म की कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो एक को फर्टिलाइज कर सके, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है मेल। ठीक है, लेकिन इंपोर्टेंस के केस में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, लेकिन यहां पे स्पर्म के अंदर एग को फर्टिलाइज करने की कैपेबिलिटी होगी। क्लियर हुई बात। ये हम लोगों ने किसकी बात की, स्पर्म, सीमेन, ये सारी बातें हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। किसके बारे में, याद कीजिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया थे। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। चलिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हैं। सुनिए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, पेनिस। पेनिस जो होता है ये मेल कॉपुलेटरी आर्गन होता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। आइए इसकी स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा फिगर से समझ लीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा समझना। वही फिगर जो हम लोग बार बार बना रहे हैं, वही फिर से। चलिए
अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, यानी कि पेनिस के बारे में। सुनिए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या पेनिस की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं मेल कोपुलेटरी आर्गन। क्या बोलते हैं बेटा? मेल कोपुलेटरी आर्गन बोलते हैं, क्योंकि ये कोपुलेशन में हेल्प करता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिस ही क्या होता है? इरेक्ट होता है। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। कौन होता है? पेनिस। और इसी को हम लोग बोलते हैं मेल कोपुलेटरी आर्गन। मेल कोपुलेटरी आर्गन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करें। इसकी जो टिप होती है बेटा पेनिस की, वो एक्सपेंडेड टिप होती है। टिप की बात कर रहे हैं, ये होती है एक्सपेंडेड टिप। ये जो आपको दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड टिप। एक्सपेंडेड टिप का मतलब होता है इसकी जो टिप होती है वो फैली हुई होती है बिल्कुल। ये देखिए, आपको ये टिप दिखाई दे रही है, ये फैली हुई टिप है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड टिप। और ये जो एक्सपेंडेड टिप होती है बेटा, इसी एक्सपेंडेड टिप पे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रीप्यूटियल ग्लैंड या टाइसल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? प्रीप्यूटियल ग्लैंड या फिर टाइसन ग्लैंड बोलते हैं, या फिर प्रीप्यूटियल ग्लैंड। ये प्रीप्यूटियल ग्लैंड या टाइसन ग्लैंड जो होता है ये क्या करता है? सिक्रीशन करता है स्मैग्मा का। किसका सिक्रीशन करता है बेटा? स्मैग्मा का। जो व्हाइट ओडरस फ्लूइड सिक्रेट होता है टेस्टिस पर, उसे हम लोग बोलते हैं स्मैग्मा। इसकी ऑडरस स्मेल होती है, गंदी सी स्मेल होती है। क्लियर है? और ये जो एक्सपेंडेड टिप होती है पेनिस की, ये कवर्ड होती है किससे? फोर स्किन से। किससे कवर्ड होती है? फोर स्किन से कवर्ड होती है। और ये जो फोर स्किन होती है ये बेटा रिट्रैक्टेबल होती है। कैसी होती है? रिट्रैक्टेबल होती है। रिट्रैक्टेबल का मतलब होती है ये पीछे की ओर आसानी से मुड़ सकती है। ठीक है, फोर स्किन कैसी होती है? रिट्रैक्टेबल होती है, यानी आसानी से पीछे जा सकती है। इसको कहते हैं फोर स्किन। फोर स्किन जिस पार्ट को कवर करके रखती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक है, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस की बात करें बेटा, सुनिए, ग्लांस पेनिस जो होता है ये मोर सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर पाया जाता है मेल के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा नर्व्स की सप्लाई कहां पे होती है? ग्लांस पेनिस में। इसलिए ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स सेक्सुअल स्टिमुलेशन में भी हेल्प करता है कौन? ग्लांस पेनिस। ये बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ग्लांस पेनिस बहुत ही हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है जिसको कवर करके कौन रखता है? फोर स्किन। ठीक है, अब फोर स्किन जो होती है बेटा, देखिए सबसे पहली चीज फोर स्किन का रिमूवल जो है वो सर्कमसीजन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रिमूवल क्या कहलाता है इसका? सर्कमसीजन। ये इसकी जानने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। इसका जो रिमूवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमसीजन। ये स्पेशल जो कम्युनिटी होती है उसमें किया जाता है। फोर स्किन को क्या करते हैं? फोल्ड करके इसको कट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ फोर स्किन इज कॉल्ड सर्कमसीजन। ठीक है, ये कम्युनिटी के लोग होते हैं वो रिमूव करते हैं, बाकी ऐसा रिमूवल कहीं पे नहीं होता। ठीक है, चलिए ये तो फोर स्किन की बात हो गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम लोग बेटा इसकी ये जो यहां पे पेनिस आपको दिखाई दे रही है, अगर इस पेनिस के हम लोग इंटरसेक्शन को काटें, अगर पेनिस के इंटरसेक्शन को काटें तो देखिए किस तरह से दिखाई देगी। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये जब पेनिस का आप इंटरसेक्शन काटते हो तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए समझते हैं ये क्या होता है। ये देखिए हमने क्या किया, पेनिस के पूरे इंटरसेक्शन को कुछ यहां से कट किया, और जैसे ही सीधी सीधी बात ये पेनिस है, इस पेनिस को कट करने के बाद ये कैसा दिखेगा उस स्ट्रक्चर को अब हमको देखना है। क्लियर है बात? तो ये अब हम लोग देखेंगे
पेनिस की हिस्टोलॉजी कैसी दिखाई देती है, ये किससे बनी होती है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये पेनिस के बारे में इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि लाइट चली गई है। इसके आगे की क्लास कंटिन्यू होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।